दोस्तों तसव्वुर करें, पूरा मिडल ईस्ट एक आग में जल रहा है। अमेरिका और ईरान की प्रॉक्सी वार ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है और ग्लोबल सप्लाई चेन तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। और फिर अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसकी उम्मीद किसी वेस्टर्न इंटेलिजेंस को नहीं थी। 7 अगस्त 2026 जुम्मा का मुबारक दिन, सऊदी अरब के शहर मक्का में अल-सफा पैलेस के बंद दरवाजों के पीछे, जिसने वाशिंगटन से लेकर न्यू दिल्ली और तेल अवीव तक सबकी नींदें हराम कर दी हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उनके पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने प्रोटोकॉल के साथ खड़ा है। ये कोई आम डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं थी, ये एक मिलिट्री अलायंस की बुनियाद थी। एक ऐसी अलायंस जिसे अब दुनिया भर का मीडिया इस्लामिक नेटो का नाम दे रहा है। इसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। एक ऐसा मुआहिदा जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल निज़ाम को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक इस अलायंस की जरूरत कैसे पेश आई और इन तीन मुल्कों ने ये फैसला आपस में क्यों लिया। इस बुनियाद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2025 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, उस वक्त दुनिया को लग रहा था कि यह सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत तेजी से बदल रही थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी थी, जो पिछले 6 महीने से एक डेंजरस स्टेलमेट पर रुकी हुई थी। रेड सी, जो दुनिया की ट्रेड की शाहराह है, वहां पर शिपिंग लाइंस ब्लॉक हो चुकी थी। सबसे परेशानी की बात यह थी कि अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट मिसाइल लगातार अटैक्स की वजह से डिप्लीट हो चुके थे। अमेरिका अब इस पोजीशन पर नहीं था कि वो अकेले अपने अरब अलाइज को बचा सके। वाशिंगटन का फोकस ताइवान और यूक्रेन पर शिफ्ट हो चुका था कि अब अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ व्हाइट हाउस की तरफ देखने का वक्त खत्म हो चुका है। उन्हें एक अपना ताकतवर और इंडिपेंडेंट डिटेरेंस चाहिए था, और यहाँ पर एंट्री होती है पाकिस्तान और तुर्की की। आइए देखते हैं कि इस नए पैक्ट में कौन सा मुल्क कौन सी ताकत लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया इस अलायंस का फाइनेंशियल इंजन है। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा। मक्का और मदीना की मौजूदगी की वजह से सऊदी अरेबिया को मुस्लिम उम्मा में बेताज बादशाही और एक स्पिरिचुअल लीडरशिप हासिल है। इस अलायंस को लंबे अरसे तक चलने के लिए जितनी भी मैसिव फंडिंग और एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो रियाद प्रोवाइड करेगा। दूसरे नंबर पर है तुर्की। तुर्की इस वक्त नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया में धूम मचा रही है। तुर्की इस अलायंस को वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज और नेटो स्टैंडर्ड्स फराहम करेगा, जो पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोप के पास थे। सिर्फ 2025 में तुर्की ने $10 बिलियन से ज्यादा के वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं। और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ये वो ताकत है जिसके बगैर ये अलायंस मुमकिन ही नहीं थी। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की पहली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। एक ऐसी फौज जिसके पास दहशतगर्दी और कन्वेंशनल वार लड़ने का कॉम्बैट एक्सपीरियंस मौजूद है। एक लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में हालात की नजाकत को देखते हुए अपने 8000 से ज्यादा के एलीट ट्रूप्स, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स सऊदी अरेबिया के शहर तबूक और अल ज़हरान में डिप्लॉय कर दिए थे। याद रखें कि जब 1979 में दहशतगर्दों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तब भी पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने ऑपरेशन को लीड किया था। पाकिस्तान इस नए अलायंस को मसल पावर और इससे भी बढ़कर एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला यानी एटमी हिफाजत फराहम करेगा। इस अलायंस की सबसे खतरनाक शर्त क्या है? वो शर्त जिसने इसराइल और इंडिया में अलार्म बेल्स बजा दी हैं, वो है नेटो के आर्टिकल 5 जैसी एक सॉलिड क्लॉज। मक्का एग्रीमेंट में साफ लफ्जों में लिखा गया है कि एक पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के आर्टिकल 51 के मुताबिक हर मुल्क को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई एक मुल्क पर हमला करता है तो सिर्फ उसे उस मुल्क से नहीं लड़ना, बल्कि एक के बजाय 3 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा। ये एक ऐसा कलेक्टिव डिटेरेंस है जिसने मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस को रातों रात चेंज कर दिया है। दुश्मन अब किसी एक मुल्क को अकेला समझकर टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिसीज में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जहां इस तारीखी एग्रीमेंट के बेशुमार फायदे हैं, वहां इसके नुकसानात और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी बहुत संगीन है। सबसे बड़ा मसला तुर्की के लिए है, क्योंकि टेक्निकली तुर्की अभी तक नेटो का हिस्सा है। अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई फौरन अटैक होता है और तुर्की अपने मक्का एग्रीमेंट के तहत और तुर्की मक्का पैक्ट के मुताबिक उनकी मदद के लिए उस जंग में कूद पड़ता है, तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर होगा? क्या पूरा यूरोप और अमेरिका इस मिडिल ईस्टर्न जंग में शामिल होगा? ये एक ऐसी कम्प्लेक्स लीगल कॉम्प्लिकेशन है जिसका जवाब अभी तक किसी भी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट के पास नहीं है। अमेरिका और यूरोप कभी नहीं चाहेंगे कि वो तुर्की की वजह से किसी नई वॉर का हिस्सा बने।
दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी काफी हद तक IMF और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर्स ईरान के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान हाल ही में अमेरिका और ईरान के दरमियान एज अ मेडिएटर काम कर रहा था, लेकिन इस मक्का पैक्ट के बाद ईरान ने एक शदीद रिएक्शन दिया है। ईरान के एक सीनियर लॉ मेकर इब्राहिम रजाई ने सख्त अल्फाज में कहा है कि सऊदी अरब को दूसरों से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय अपनी पॉलिसीज को ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो इस अलायंस की आड़ में किसी सेक्टेरियन प्रॉक्सी वार यानी मसले की जंग में न पड़ जाए। पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया का पहले ही सामना है। वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर कभी भी ईरान को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगी। और तीसरा मसला है न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी। क्या पाकिस्तान वाकई अपने न्यूक्लियर वेपन्स मिडल ईस्ट की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेगा? अगर पाकिस्तान ऑफिशियली अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब तक फैलाता है तो इसराइल और वेस्टर्न पावर का रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। इन सैंक्शंस और प्रेशर्स को हैंडल करना किसी अजाब से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये है, क्या ये एग्रीमेंट एक नए इस्लामिक नेटो की शुरुआत है या फिर एक वक्ती डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक है? हकीकत ये है कि दुनिया कंप्लीटली मल्टीपोलर हो चुकी है। अब कोई एक सुपर पावर पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर सकती। मक्का पैक्ट ने इस मिथ को तोड़ दिया है कि मुसलमान मुल्क हमेशा फॉरेन पावर्स के मोहताज रहेंगे। अगर ये तीनों मुल्क अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल प्रेशर को बर्दाश्त कर गए तो आने वाले 10 सालों में हम इन तीन मुल्कों के दरमियान जॉइंट मिलिट्री बेसिस, जॉइंट फाइटर जेट प्रोग्राम्स और एक मैसिव कॉमन डिफेंस मार्केट देख सकते हैं। तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है, खिताब बदल रहा है। मक्का में साइन होने वाला ये एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले वक्त के एक जियोपॉलिटिकल तूफान की पहली दस्तक है। आपको क्या लगता है कि मक्का पैक्ट क्या पूरी दुनिया का निजाम बदल सकेगा और क्या पाकिस्तान को आगे बढ़कर इस इस्लामिक ब्लॉक की लीडरशिप करनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।